हम जयशंकर प्रसाद की प्रौढ़तम कृति कामायनी के काव्य सौंदर्य उसके शिल्प विधान पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने उनकी भाषा शैली और उन भाषा में लाक्षणिक प्रयोगों पर लेकर चर्चा पिछले व्याख्यान में की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे कि प्रसाद जी ने कामायनी में मनोभावों का मानवीकरण किया है। विभिन्न जो मनोभाव हैं, जो अमूर्त रूप में हैं, जो अदृश्य हैं, हम उनको अनुभव तो करते हैं पर उन्हें शब्दों में अभिव्यक्त करना, उनको मूर्त रूप देना सरल कार्य नहीं है। पर कामायनी में प्रसाद जी ने उन मनोभावों का मानवीकरण किया है, जैसे चिंता, लज्जा, काम, वासना, श्रद्धा, इन भावों का। और साथ ही प्रकृति का भी उन्होंने मानवीकरण किया है। प्रकृति को भी उन्होंने मनुष्य की सहचरी के रूप में देखा और प्रकृति को सुख दुख की साथी मानते हुए जो पारंपरिक प्रकृति चित्रण चल रहा था उससे भिन्न उन्होंने उसका मानवीकरण, जैसे रजनी का मानवीकरण किया। अभी हमने पिछले व्याख्यान में इस पर चर्चा भी की है। तो मनोभावों में चिंता मनोभाव को किस तरह से उसका मानवीकरण करते हैं। चिंता सर्ग के में जब वो कहते हैं ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे ओ अरे ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली, है अभाव की चपल बालिके, उसे चपल बालिका कह के संबोधित कर रहे हैं। री ललाट की खल लेखा, उसे ललाट की खल लेखा कहते हैं। हरी भरी सी दौड़ धूप और जल माया की चल रेखा। तो चिंता को उसका मानवीकरण करते हुए उसे एक बालिका के रूप में कभी कहते हैं, कभी उसे व्याली, विश्ववन की व्याली कह रहे हैं, कभी मत ज्वालामुखी की पहली कंपन की मतवाली कह रहे हैं, कभी उसे ललाट की खल लेखा कह रहे हैं, कभी अभाव चपल बालिका कह रहे हैं। तो इस तरह से चिंता मनोभाव का जो एक अमूर्त भाव है उसका मानवीकरण कर दिया है। इसी तरह से लज्जा का, काम का, वासना आदि जो मन की अमूर्त एवं सूक्ष्म वृत्तियां हैं उनका मूर्तिमान स्वरूप प्रस्तुत किया है। लज्जा जो अमूर्त भाव है, वो लज्जा को किस तरह से वो कहते हैं कि मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखलाती हूँ, मत वाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। तो उसे रति की प्रतिकृति कहा गया, रति की प्रतिस्वरूप, उसका प्रतिबिंब ही मान लिया गया। और क्या सिखलाती है? शालीनता। लज्जा जो है वो मतवाली कर देती है और पैरों में नूपुर सी लिपट जाती है। तो लज्जा का पूरा एक मूर्तिमान स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया। ऐसे ही काम भाव का, वासना का, आशा का, तो सभी का तो उदाहरण देना मित्रों समय अभाव के कारण संभव नहीं है, तो हमने एक एक उदाहरण ही आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी तरह से उन्होंने विशेषण विपर्यय का भी बहुत प्रयोग किया है, जो छायावाद की एक विशेष प्रवृत्ति मानी जाती है। जैसे वे कहते हैं बिजली की दीवार रात्रि, विश्ववन की व्याली, भोला सुहाग इठलाता है, चंचल किशोर सुंदरता, सुंदरता को चंचल और किशोर कहना, शीतल दाह, दाह तो जलाती है, अग्नि तो जलाने का काम करती है, पर उसके साथ कह रहे हैं शीतल दाह, ये विशेषण विपर्यय है। शिथिल सुरभि, सुरभि जो है, पवन जो है, हवा जो है वो शिथिल नहीं होती है, तो ये विशेषण विपर्ययों का प्रयोग एक प्रतीकात्मक रूप में प्रसाद जी करते हैं और जो उनके काव्य को एक नई भंगिमा, एक नए भावलोक में ले जाता है। और इस तरह के प्रयोग पाठक के लिए नवीन थे, पाठकों के लिए समझना कठिन था, तो इसीलिए प्रसाद जी की कामायनी पर दुरूहता का, क्लिष्टता का आरोप लगाया गया। आलोचकों ने भी अनेक आरोप लगाए। बहुत चर्चित, जितनी प्रसिद्ध ये रचना रही है उतनी अधिक चर्चा का विषय भी बनी है।
एक और आलोचकों ने इनकी खुले मन से प्रशंसा की है, तो वहीं दूसरी ओर कामायनी पर अनेक दोष भी आरोपित किए हैं। इसी तरह से छायावादी कविता की एक विशेषता रही है ध्वन्यात्मकता। हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया। काव्य की आत्मा क्या है, इसको लेकर के संस्कृत काव्य शास्त्र में अलग अलग संप्रदाय हो गए। किसी ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना, किसी ने रस को काव्य की आत्मा माना, किसी ने वक्रोक्ति को। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना कि बिना ध्वनि के केवल जो अभिधा परक काव्य है वह इतिवृत्तात्मक स्थूल काव्य है, वे भावों को अभिव्यक्त करने में, नई भंगिमा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। ध्वन्यात्मकता ही काव्य को एक विशेष भंगिमा प्रदान करती है। और काव्य में अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं होना चाहिए, वो ध्वनित होना चाहिए। जो आनंदवर्धन की मान्यता थी, प्रसाद उसी मान्यता को स्वीकार करते हैं। अन्य छायावादी कवि भी ध्वन्यात्मकता को ही कविता में विशेष महत्व देते हैं। चाहे हम पंत की कविता देखते हैं, महादेवी की कविता देखते हैं, वहाँ सीधा सपाट अर्थ नहीं निकलता। वहाँ जो मुख्य अर्थ से भिन्न एक जो लाक्षणिक अर्थ है, व्यंजनात्मक अर्थ है, भी ध्वनित होता है और वही उस काव्य का सौंदर्य ही है। तो ध्वन्यात्मकता कामायनी का एक विशेष गुण है। जैसे प्रलय की भयंकरता का विचित्रण जब करते हैं तो क्या कहते हैं, धू धू करता नाच रहा था, अनस्तित्व का तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे भृत्य। इसी तरह से चिंता स्तर सर्ग में वस्तु स्थिति का भी ध्वन्यात्मक स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया है। धसती धरा, धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। चाहे वे प्रलय की भयंकरता का चित्रण कर रहे हैं, चाहे वे किसी प्रेम प्रसंग का श्रृंगारिक वर्णन कर रहे हैं, सर्वत्र उन्होंने पद विन्यास में शब्द मैत्री का विशेष ध्यान दिया है। पूरी कामायनी में संगीतात्मकता का गुण सर्वत्र विद्यमान रहा है। अब प्रलय की भयंकरता का धू-धू करता नाच रहा था, जब ये वर्णन करते हैं तब भी उसमें संगीतात्मकता है। और जब वस्तु स्थिति का ध्वन्यात्मक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, धसती धरा धधकती ज्वाला, तो इसमें भी एक संगीतात्मकता, एक लयात्मकता का गुण है। तो चाहे कविता में जिस भी भाव को, जिस भी विषय को प्रसाद जी प्रस्तुत कर रहे हैं, वहाँ वे कोमलता के गुण को, मसृणता को, सौंदर्य को और उसके साथ साथ संगीतात्मकता को सदैव बनाए रखते हैं, उसका हमेशा ध्यान रखते हैं। अब जैसे श्रद्धा के अप्रतिम सौंदर्य का जब वे वर्णन करते हैं तो उस सौंदर्य में भी ध्वन्यात्मकता साफ दिखाई देती है। जब वे उसके सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो वो सौंदर्य का वर्णन कहीं पारंपरिक नहीं है, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग नहीं करते हैं। वे उस सौंदर्य में एक नवीन छटा लेकर आते हैं। वे सौंदर्य अभिव्यंजित होता है, ध्वनित होता है। जैसे वो कहते थे, फिर रहे थे घुंघराले बाल उस अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। अब यहाँ देखिए, अंश पर अवलंबित, उस पर कंधों पर लटके हुए मुख के पास जो घुंघराले बाल श्रद्धा के थे, उनकी उपमा किससे करते हैं? नील घन शावक। नीले बादल, कौन से बादल? शावक। शावक जो बच्चा है, शिशु है, जो कैसा है? सुकुमार है। तो बालों की सुचिकणता बताने के लिए, बालों की कोमलता बताने के लिए, उनकी सुकुमारता बताने के लिए उसे भी नील घनश्याम से उपमित करते हैं। तो कहाँ गया है? विधु के पास। विधु चंद्रमा, मुख के लिए चंद्रमा का, विधु का उपमान प्रयोग किया है।
तो इस प्रकार प्रसाद जी के अनुसार छायावादी कवियों की स्वानुभूति में भी कुछ ऐसा नयापन था कि वे परंपरागत शब्दावली या रूप विधान का की सीमा में व्यक्त नहीं हो सकता था। काव्य कला तथा अन्य निबंध में प्रसाद जी ने ये बात स्पष्ट की कि छायावादी कवियों की जो स्वानुभूति है उनमें एक नवीनता थी, उसमें एक मौलिकता थी, और ये जो नयापन है वे परंपरागत शब्दावली में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता था। उसके लिए नए रचना विधान की आवश्यकता थी, उसके लिए ध्वन्यात्मकता की आवश्यकता थी, लाक्षणिक प्रयोगों की आवश्यकता थी, जो छायावादी कवियों ने अपनाया, और ये छायावादी कवियों की अपनी निजी विशेषता रही। इसी तरह से छायावादी कविता की एक अन्य विशेषता है कल्पना प्रवणता, कल्पना का प्रयोग। पाश्चात्य काव्य शास्त्री हुए कॉलरिस, जिन्होंने कल्पना की बात की है। अमूर्त भावों को मूर्त रूप में प्रस्तुत करना, प्रकृति को मूर्त रूप में चित्रित करना, ये सब कल्पना से संभव है। और जिस कवि की जितनी अधिक कल्पना शक्ति प्रबल होती है, उसका काव्य की सौंदर्य उतना ही अधिक होता है। और छायावादी कवियों ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जिस कल्पना की बात की गई उसको अपनाया है, और इस तरह से छायावादी काव्य भाषा निर्मिति में कल्पना मुख्य प्रेरक तत्व रहा है। कल्पना शैलीगत नवीनता का प्रमुख आधार रहा है। प्रसाद जी ने कल्पना का प्रयोग केवल चमत्कार विधान के लिए नहीं किया, अपितु उनकी सघन अनुभूति कल्पना के द्वारा ही अभिव्यंजित हुई है। कामायनी का विषय हम कथ्य देखें तो वे तो प्राचीन काल से इतिहास प्रसिद्ध रहा। मनुश्रद्धा की कथा तो वैदिक साहित्य में, पौराणिक साहित्य में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, परंतु कवि प्रसाद जी ने उसमें अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए उसे एक नवीन अनुभूति प्रदान की है, और जो उनकी सघन अनुभूति है वे ही इस कविता का प्राण बनी है। और प्रसाद जी ने प्रकृति पर मानवीय भावों का भी आरोप कुशलता पूर्वक करके अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय दिया। जैसे वे कहते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। अब मेघ वन बीच गुलाबी रंग का फूल खिलना, और कौन सा फूल? बिजली का फूल। अब ये बिजली के फूल से उसकी उत्प्रेक्षा करना, उसको उपमित करना श्रद्धा के सौंदर्य का, तो श्रद्धा के सौंदर्य में जो एक आभा है, जो एक दीप्ति है, जो एक सुकुमारता है, वे बिजली के फूल से ही अभिव्यक्त हो सकती है। और उसमें वर्ण साम्य भी है, आकृति साम्य भी है, भाव साम्य भी है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय दिया। अब हम बात करते हैं मित्रों कामायनी के अलंकार विधान को लेकर के। यद्यपि रीतिकाल में जिस तरह से कविता को चमत्कृत बनाने के लिए अलंकारों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता था, अपनी अलंकारों का शक्ति दिखाने के लिए इतना अधिक अलंकारों का प्रयोग किया गया कि कविता की जो आत्मा है, भाव है, वे कहीं दबकर रह गया और कविता कृत्रिम बन गई। छायावादी कवियों ने अलंकारों का प्रयोग किया, परंतु कहीं पर भी उससे काव्य में कृत्रिमता नहीं आई। वे वाणी की सजावट के लिए प्रयोग हुए। इसीलिए पंत ने पल्लव की भूमिका में कहा भी कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। तो कामायनी में भी अलंकार जो प्रसाद जी द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं, वे भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ हुए हैं, सबल हुए हैं। कामायनी में अलंकारों का सटीक और भावाभिव्यंजक प्रयोग हुआ है।
यद्यपि प्रसाद जी ने शब्दालंकारों और अर्थालंकारों दोनों का प्रयोग किया है। शब्दालंकारों में अनुप्रास तो उनके काव्य में पूरे में संगीतात्मक सौंदर्य की उत्पत्ति करता है। यमक का कम प्रयोग है, श्लेष का भी कहीं कहीं प्रयोग है, पर मुख्य रूप से उन्होंने अर्थालंकार और अर्थालंकारों में भी सादृश्य मूलक अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। इसीलिए प्रसाद जी की जब कामायनी की बात करते हैं तो सादृश्य विधान कहा जाता है अलंकार विधान की अपेक्षा। तो उपमा अलंकार का उनका काव्य में अधिक प्रयोग हुआ है और उपमा भी उन्होंने जो प्रयुक्त की है, जो प्रस्तुत दिए हैं, वह वर्ण साम्य के आधार पर, आकृति साम्य के आधार पर, भाव साम्य के आधार पर प्रस्तुत किए हैं। जो प्राचीन काल से परंपरा से चले आ रहे जो रूढ़ अप्रस्तुत थे उनको वे नहीं लेते, उनमें भी एक नई भाव भंगिमा प्रस्तुत करते हैं। अब वर्ण साम्य और आकृति साम्य के आधार पर एक उपमा का उदाहरण हम देखते हैं कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो लहरियों की उपमा कुटिल काल के जाल से दी है। और लहरें कैसी आ रही हैं? गरजती हुई। तो गरजती हुई आ रही है तो वो काल का जाल है। और फिर उनकी उपमा कैसे है? फेन उगलने वाले फन फैलाए व्यालो सांप से उनकी उपमा दी जा रही है। तो वर्ण साम्य भी है और आकृति साम्य भी है, लहरों का व्याल से साम्य है। इसी तरह से भाव साम्य के आधार पर भी ये अनंग पीड़ा अनुभव सा, अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा, मदिर भाव से आवर्तन। तो यहाँ भाव साम्य के आधार पर उपमा अलंकार देख सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने एक एक छंद में अनेक अलंकारों का सौंदर्य भी भरा है। उत्प्रेक्षा और उपमा दोनों एक साथ भी दिए हैं। जैसे अलके बिखरी जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशि खंड सदृश था स्पष्ट भाल। अब यहाँ मित्रों देखिए, अलके बिखरी, इड़ा की अलके जो है वो कैसे बिखरी हुई हैं? जैसे मानो तर्क का जाल हो। अब बुद्धि के अंदर तर्क होता है, बुद्धि तार्किक होती है, तो इसलिए कवि ने वहाँ पर उत्प्रेक्षा की तर्क जाल के साथ। वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम। अब यहाँ शशि खंड सदृश, भाल मस्तक का जो है वो शशि खंड कहा, शशि क्यों नहीं कहा? मुख्य अधिकांशतः उपमा चंद्रमा से दी जाती है। चंद्रमा गोल होता है पर जो शशि खंड है वे गोल नहीं होता है। चंद्र का टुकड़ा छोटा है, वे गोल नहीं, और भाल मस्तक भी गोल नहीं होता, गोलाकार होता है। तो इसीलिए उसके सादृश्य को देखते हुए उन्होंने शशि खंड शब्द का प्रयोग किया है। इसी तरह से प्रसाद की कामायनी पूरी तरह से रूपक तत्व से युक्त है। उसमें रूपकत्व है जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले व्याख्यान में की है। पीछे पूरा एक व्याख्यान ही हमने कामायनी में इतिहास और रूपक तत्वों पर बात करते हुए किया था। और रूपक अलंकार प्रसाद जी का प्रिय अलंकार भी रहा है। और रूपक अलंकार के सभी भेदों का, सांग रूपक का भी और निरंग रूपक का भी और पारंपरिक रूपक का भी, तीनों का एक साथ प्रयोग भी किया है उन्होंने। सांग रूपक और मानवीकरण, इन दो अलंकारों का सहज प्रयोग हम इस उदाहरण में देख सकते हैं। सिंधु सेज पर धरा वधु अब, तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, मान किए सी ऐठी सी। तो या वधु धरा का, पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है और पूरा सांग रूपक है। वो वधु कैसी बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है? सिंधु की शैया पर। और कैसे बैठी हुई है? सकुचाती हुई, एक इस नायिका के रूप में उसका चित्रण किया हुआ है। और वो कैसी नायिका है? मान की ऐसी, मानिनी नायिका के रूप में। कहाँ बैठी हुई है? प्रलय निशा की हलचल स्मृति में। तो एक सांग रूपक भी है और मानवीकरण भी है। और पारंपरिक रूपक का भी प्रयोग प्रसाद जी ने कामायनी में बहुत अधिक किया है। विश्व कमल की
मृदुल मधुकरी रजनी तू किस कोने से, आती चूम चूम चल जाती पड़ी हुई किस टोने से। ऐसे ही प्रसाद जी ने रूप का अतिशयोक्ति, विरोधाभास, समासोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण, उदाहरण, उल्लेख, परिकर आदि अनेक अलंकारों का कुशल प्रयोग किया है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि अलंकार से कविता में दुरूहता आ गई है या अलंकार आरोपित किए गए हैं। एक सहज स्वाभाविक रूप में अलंकारों का प्रयोग किया है। इसी तरह से कामायनी की एक अन्य विशेषता है उसकी प्रतीकात्मकता, और इस प्रतीकों का प्रयोग बाह्य साम्य की अपेक्षा आंतरिक साम्य पर अधिक बल दिया गया है। अब प्रस्तुत योजना में सुंदर और नवीन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। प्रतीकों में समग्र चित्र को अंकित करने की पूर्ण क्षमता है। प्रतीक स्थूल वर्णन की अपेक्षा आंतरिक मनोदशा के निरूपण में सहायक रहे। पूरी कथा, पूरे पात्र सारा ही प्रतीकात्मक है। मनु मन का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि की प्रतीक है, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, यहाँ तक कि स्थान भी सारस्वत नगर, कैलाश पर्वत, ये सब प्रतीक है। और प्रतीकों के माध्यम से मानव मन के आभ्यंतर प्रदेश का प्रसाद जी बड़ा ही मार्मिक निरूपण करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो छायावादी अन्य कवि रहे उन्होंने भी प्रतीकों का प्रयोग किया। जहाँ निराला के प्रतीकों में दार्शनिकता का पुट है, महादेवी के प्रतीकों में वेदना का पुट है, पंत के प्रतीकों में प्रेम की एक अधिकता है, वहीं प्रसाद के प्रतीकों में सजीवता भी है, सहज भावात्मकता भी है, चित्रोपमता भी है और सुकुमारता भी है। इसी तरह से प्रसाद जी ने बिंब, कामायनी में अनेक बिंब भी प्रस्तुत किए हैं। एकल और संश्लिष्ट दोनों प्रकार के इंद्रिय बिंबों का सफल प्रयोग किया है। लक्षित और उपलक्षित इन बिंबों का भी उन्होंने प्रयोग किया है, कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। लक्षित बिंब देखते हैं, जैसे जो सरल बिंब है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। उपलक्षित बिंबों का भी प्रयोग किया है। कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी न वे मकरंद रहा, एक चित्र बस रेखाओं का है उसमें अब रंग कहा। इसी तरह से छंद विधान की अगर हम बात करें तो प्रसाद जी ने शास्त्र सम्मत होते हुए भी अपनी छंद योजना को स्वर संगीत के अनुरूप बनाने में स्वच्छंदता का प्रयोग किया है। वर्ण्य विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए, भाव विशेष को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, शब्दावली को गति और लय प्रदान करने के लिए, उसे मर्मस्पर्शी बनाने के लिए विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है। उन्होंने ताटक छंद, पादाकुलक, पद्धरी, रोला, मत सवैया सारादि छंदों का प्रयोग किया है। और उन्होंने लोक छंदों को भी नए छंद के रूप में निर्मित किया है। जैसे आला लोक छंद रहा, उसको इन्होंने कामायनी में प्रयोग किया नवीन रूप में। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसी तरह से लावनी लोक छंद रहा है 32 मात्राओं का, तो उसको भी एक नवीन रूप प्रदान किया है। कौन तुम संस्कृति जल निधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। तो इस तरह से मित्रों, हम उनकी भाषा की बात करें तो प्रसाद जी की भाषा की प्रांजलता, लाक्षणिक प्रयोगों की प्रबल सार्थकता, सुंदर शब्द मैत्री, ध्वन्यात्मकता, सौंदर्यमय प्रतीकात्मकता, उपचार वक्रता, स्वानुभूति की विवृत्ति, अभिव्यक्ति की उदात्तता और भावानुकूलता, ये इनकी भाषा शैली के विशेष गुण रहे हैं जिस पर आज हमने चर्चा की है। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।